31 दिसंबर की रात, जहां पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा रहता है, जश्न मना रहा होता है, तभी लखनऊ में एक होटल लगता है, होटल चरणजीत, जहां 5 महिलाओं की निर्मम बड़ी ही बेरहमी से, बेदर्दी से हत्या हो जाती है। इधर पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जो खुशियां मना रही है और वो जश्न में डूबी रही है, थिरक रही है, नाच रही है। लेकिन ऐसे में एक दिल को दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला कांड हो जाता है। होटल चरणजीत, जहां पर 5 मासूम महिलाओं की निर्मम हत्या हो जाती है और हत्या करने वाला कोई और नहीं रहता है, कोई अजनबी नहीं रहता है, बल्कि उनका अपना भाई रहता है। एक बेटे ने अपनी माँ को नए साल की सुबह होने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया और अपनी मासूम छोटी बहनों को वो नए साल की सुबह देखने से पहले ही उनकी जान ले लेता है और बहुत ही बेरहम तरीके से। आखिर उस लड़के ने, जिसका नाम अरशद रहता है, उसने ऐसा क्यों किया होगा, वो भी नए साल की सुबह होने से पहले? क्या वो नहीं चाहता था कि अपने परिवार के साथ उसकी माँ और बहनें नए साल का सूरज देखें, नई किरणें देखें? लेकिन इससे पहले ही वो अपने पूरे परिवार की हत्या कर देता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी? जब आप को हम पूरी घटना बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरशद जो अपनी बहनों के साथ संबंध बनाता था, एक सगा भाई जो अपनी बहनों के साथ संबंध बना रहा है, गंदे काम कर रहा है और उसकी माँ सब कुछ जानती थी, लेकिन कई सालों से वो सब कुछ सह रही होती है। समाज में अगर ये बात बाहर जाएगी तो परिवार कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा और बेटा जो कि अपने परिवार को, अपनी माँ को, बहनों को डरा करके, धमका करके रखता था, जिसकी वजह से माँ किसी से भी ये बात नहीं कह सकती थी कि जो उसका बेटा है वो अपनी ही बहनों के साथ गलत काम करता है। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि लगभग 12 सालों से लगातार उस घर में अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन जब कत्ल होता है तब ये पूरी गुत्थी सुलझती है और तब इतना भयावह जो केस होता है वो लोगों के सामने आता है। अरशद, जिसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन सुहागरात पर अरशद इतना ज्यादा वायलेंस हो जाता है कि वो अपनी पत्नी के साथ सारी हदें पार कर देता है। पत्नी जो डर के मारे अपने मायके चली जाती है और फिर इसके बाद वो कभी भी अपने ससुराल नहीं लौटती है और कुछ ही दिनों बाद अरशद का उस लड़की के साथ तलाक हो जाता है। यानी कि अरशद की पहली पत्नी से अरशद का तलाक हो जाता है क्योंकि अरशद सुहागरात पर बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया था और वो अपनी पत्नी के साथ बड़ी क्रूरता के साथ संबंध बना रहा था। अब ऐसे में पत्नी जिसकी तबीयत खराब हो जाती है उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। हॉस्पिटल से अरशद की पत्नी सीधे अपने घर जाती है और वो ससुराल जाने से मना कर देती है। घर वाले पूछते हैं कि बेटा ऐसा क्या बात है, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम पराया दोनों, तुम अपने ससुराल लौट जाओ। लेकिन अरशद की पत्नी कहती है कि हम कभी भी अपने ससुराल नहीं जाएंगे और इसके बाद वो अपने पति अरशद से तलाक ले लेती है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, किसी को कुछ भी नहीं पता रहता कि आखिर अरशद की पत्नी अपने ससुराल में क्यों नहीं रहना चाहती। लेकिन जब ये पूरा मामला यानी कि 31 दिसंबर की रात जब इस घटना को अंजाम दिया जाता है, सुबह होती है, फिर पूरी ये गुत्थी सुलझती है और लोगों के सामने इस परिवार की जो कहानी सामने आती तो जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। अरशद जो अपनी माँ और बहनों का कत्ल करने के बाद अरशद सुबह होते ही लखनऊ का एक थाना लगता है, थाना हिंडोला, वहां जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि होटल चरणजीत में 500 हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिए। अब जैसे पुलिस वाले नए साल की सुबह सुबह ऐसा सुनते हैं तो वो तुरंत दौड़े भागे होटल चरणजीत पहुंचते हैं और जब वहां वो उस कमरे में पहुंचते हैं तो कमरे का दृश्य इतना भयावह था जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अरशद जो पुलिस वालों को घुमाता है, घुमाने की कोशिश करता है और वो अभी भी पुलिस वालों को यही बता रहा है कि उसके माँ बाप उस पर दबाव बना रहे थे, वो हिंदू बनना चाहता है, वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता उसे धर्म परिवर्तन नहीं करने दे रहे थे, इसीलिए वो अपनी माँ और बहनों का कत्ल कर देता है। लेकिन कहानी इसके एकदम उलट है क्योंकि अरशद अपनी बहनों के साथ
संबंध बनाता था। माँ उसे बहुत समझाती थी लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मान रहा था। और हम आपको पूरी घटना बताएंगे, पूरी कहानी सुनाएंगे कि आखिर जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो इसके बाद अरशद ने अपनी माँ और बहनों का कत्ल क्यों किया। आप भी हैरान हो जाएंगे। आगरा का रहने वाला अरशद, जिसकी उम्र 25 साल रहती है, अरशद की 5 बहनें रहती हैं। कत्ल तो सिर्फ 4 का हुआ है, लेकिन इससे पहले उसकी एक बहन जो कि एक कश्मीरी लड़के से प्यार करती है और वो उससे शादी कर लेती है। फिर इसके बाद वो अपने घर, अपने मायके आती है। जो परिवार वाले होते हैं वो अंजुम को उसके ससुराल नहीं जाने देते हैं। अब अंजुम अपने मायके में रहती है और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके पेट में अक्सर दर्द होता है, लेकिन जो परिवार रहता है वो अंजुम को हॉस्पिटल लेकर के नहीं जाता। आस पड़ोस वाले रहते हैं, उनके कानों में अंजुम के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन जब भी वो उनसे पूछते तो जो परिवार रहता है वो कह देता है कि हमारी बेटी की तबीयत सही नहीं है, उसके पेट में दर्द हो रही है, इसलिए वो रो रही है। अब ऐसे एक दिन एक पड़ोसन हाल चाल लेने अंजुम की उसके घर जाती है तो देखती है कि जो उसका पिता है, यानी कि अंजुम का पिता, वो घर में ही गड्ढा खोद रहा है। पड़ोसन जब उनसे पूछती है तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी अंजुम का इंतकाल हो गया है, इसलिए हम कब्र खोद रहे हैं, उसको इसमें दफन करेंगे। जब पड़ोसन ये सुनती है तो सख्ते में पड़ जाती है। वो कहती है कि कब्रिस्तान तो पास में ही है, ऐसे में आप अपने घर में कब्र क्यों खोद रहे हैं। अंजुम का पिता पड़ोसन की बातों को इग्नोर करता है और वो लगातार कब्र खोदे जा रहा था। इसके बाद पड़ोसन बाहर आती है, उससे कुछ मामला ठीक नहीं लगता है। वो मोहल्ले के 2-4 लोगों को जुटाती है और उन्हें पूरी बात बताती है। अब जो पुरुष रहते हैं वो सब उसके घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कब्रिस्तान तो पास में ही है, तो भला आप घर में क्यों दफन करेंगे। इसके बाद अंजुम के पिता को लगता है कि मामला बढ़ रहा है, इसलिए वो पड़ोसियों की बात मान जाते हैं। अब किसी तरीके से उनकी बेटी का क्रियाक्रम होता है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक रहता है। पड़ोसियों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया कि आखिर ये जो अंजुम है इसकी मौत कैसे हुई। लेकिन जब हम आगे घटना में पूरा खुलासा करेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि अंजुम का पिता और उसका भाई अरशद, जो पहले अपनी बड़ी बहन यानी कि अंजुम के साथ गंदे काम किया करते थे, इसी वजह से अंजुम, जिसकी तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत खराब रहने लगती है और ये बात पड़ोसियों को पता ना चल जाए। अंजुम के मरने के बाद उसे घर में ही दफन करने का फैसला लेता है और वो अपने इस फैसले में कामयाब भी होता है। किसी को कानों कान खबर नहीं लग पाती है कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसके बाद जो अरशद रहता है और उसके पिता, वो अपनी बाकी बेटियों पर नज़र गड़ाए रहते हैं और उनकी बुरी नज़र उन पर रहने लगती है। अब अरशद की शादी होती है, क्योंकि अरशद की उम्र 25 साल हो चुकी थी। अब ऐसे में जो अरशद के माता पिता होते हैं वो अरशद के लिए एक लड़की खोज देते हैं। अरशद की बड़ी धूमधाम से शादी होती है, लेकिन अरशद की पत्नी जब घर में आती है वो उसके साथ संबंध बनाती है, तो अरशद का जो पिता रहता है वो छुप करके ये सब कुछ देखता रहता है और फिर वो अपनी बहू को इधर उधर हाथ भी लगाता है। पत्नी अपने पति अरशद से कहती है, लेकिन अरशद कहता है कोई बात नहीं, वो तुम्हारे ससुर जी, इतना तो उनका हक बनता है। अब पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसा पति है। एक दिन तो हद ही हो जाती है, ससुर जो अपने बहू के साथ दुष्कर्म करने की प्रयास करता है। अब ऐसे में बहू बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब उसकी सास और उसकी नंदे आती हैं तो बहू अपनी सास से पूरा माजरा बताती है। जब सास ये सुनती है तो वो अपनी बहू को समझाते हैं और कहते हैं, बेटा अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो, जिंदा रहना चाहती हो, तो इस घर से चली जाओ और कभी लौट कर मत आना, वरना ये लोग तुम्हें भी मार डालें। जब बहू अपनी सास को ऐसा कहते हुए सुनती है तो वो तुरंत अपना कपड़ा रखती है, अपनी बैग पैक करती है और सीधे अपने घर पहुँच जाती है। इसके बाद वो दोबारा वहाँ कभी नहीं लौटती है और कुछ ही महीने बाद वो अरशद से तलाक ले लेती है। इसके बाद अरशद, जिसकी नई नई शादी हुई रहती है, पत्नी उसकी जा चुकी होती है, उसे पति सुख नहीं मिल पा रहा होता है। अब ऐसे में उसकी नज़र अपनी बहनों पर पड़ती है। फिर वो अपनी बहनों के साथ लगातार गलत काम किया करता है। माँ इसका विरोध करती है। अरशद अपने पिता के साथ मिलकर के अपनी बहनों को और अपनी माँ को मारता पीटता और पिता भी इन सब चीज़ों में उनका सहयोग करता, क्योंकि पिता भी अपनी बेटियों के साथ गलत काम किया करता। ऐसे में बाप बेटे मिलकर के दोनों अपने ही बेटियों का शोषण कर रहे होते हैं, लेकिन माँ जो बार बार अपने पति का, अपने बेटे का विरोध करती है। अब अरशद को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि जो माँ रहती है वो बार बार अरशद को धमका रही थी कि अगर वो ऐसा करना बंद नहीं करेगा तो वो थाने में जा करके FIR लिखवाएगी और फिर पुलिस अरशद को पकड़ करके ले जाएगी और उसे उम्र कैद होगी। अब ऐसे में अरशद अपने पिता के साथ मिलकर के प्लान बनाता है
नए साल की रात यानी कि 31 दिसंबर को वो अपनी बहनों को और अपनी माँ को ये कह करके लखनऊ लेकर के आता है कि वो लोग वहाँ पर नया साल मनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और अच्छा अच्छा खाना खाएंगे होटलों में जा करके। अब जो बहनें रहती हैं कम उम्र की रहती हैं, अरशद अपने पूरे परिवार को लेकर लखनऊ आता है और वो लखनऊ के होटल सरजीत में ठहरता है। जैसी रात होती है अरशद अपनी माँ और बहनों को अमीनाबाद घुमाने ले जाता है, वहाँ से खाने पीने की चीज़ें लेकर के आता है। इसके बाद वो चुपके से उन सारी चीज़ों में नशीला पदार्थ मिला देता है। जैसे ही बहनें और माँ खाती हैं तो वो लोग अपने होश में नहीं रहती। इसके बाद अरशद उन्हें शराब भी पिलाता है। जैसे ही वो लोग एकदम नशे में हो जाती हैं, अरशद उनके हाथ की और गले की नसें बड़ी बेरहमी से काट देता है। जब उसकी बहनें और माँ तड़प रही होती है, अरशद उनके मुंह और गले पर हाथ रख देता है ताकि वो लोग चिल्ला ना पाए और आसपास किसी को इस चीज़ की भनक ना लग पाए। जश्न की रात किसी की खुशियों को नज़र लग रही है और कोई इस दुनिया से जा रहा है। बारी बारी करके अरशद अपनी चारों बहनों को और अपनी माँ को मौत के घाट उतार देता है। फिर वो वीडियो बनाता है और वीडियो में ये कहता है कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता था, मैं हिंदू बनना चाहता था, लेकिन मेरी माँ बहनें मुझे रोक रही थी, इसलिए मैंने अपनी माँ और बहनों का कत्ल कर दिया। और वो योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाता है। वह होती है अरशद नए साल की पहली किरण देखता है और वो थाने पहुंचता है और वहां जाकर के पुलिस वालों को पूरी बात बता देता है। पुलिस वाले मौके वारदात पर पहुंचते हैं, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। इसके बाद वो अरशद से पूछताछ करते हैं जिसमें अरशद ये सारी चीज़ें बता रहा होता है, जो कि कहानी एकदम इसके उलट है। क्योंकि अरशद जेल नहीं जाना चाहता था, जेल से बचने के लिए उसने ये प्लान बनाया, अगर वो ऐसे कहेगा तो जेल जाने से बच जाएगा। बाकी दोस्तों आपका इस घटना पर क्या सोचना है, आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथ ही कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। गुड़गांव से हेरा जी, अंजुम परवीन, अशफाक जी, नदीम, राहुल यादव, प्रदीप सिंह, बनारस से अंजलि वर्मा, शेखावत जी, गुड़िया, नरगिस बानो, आनंद शर्मा, विवेक जी, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए।